बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत, खुश हैं, मेहनत कर रहे हो? तो बच्चों, बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। बैक्टीरिया के बहुत से नुकसानात भी हैं, बहुत से इसके फ़ायदे भी होते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की क्या इम्पॉर्टेंस है। बैक्टीरिया विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इट बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ द प्रोक्रियाटी, यानी किंगडम प्रोक्रियाटी से ताल्लुक रखता है या बढ़ चुके हैं। तो हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। इकोलॉजिकल यानी इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया की क्या अहमियत है। बैक्टीरिया और फंजाई दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर देते हैं। अगर डेड ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज ना हो तो फिर हर जगह ऑर्गेनिक मैटर पड़ा होगा। क्योंकि इसको डिकम्पोज करके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, खा वो एनिमल हो, प्लांट हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिक मैटर हो, डिकम्पोज हो जाता है। कौन कौन करता है? फंजाई और बैक्टीरिया। चूंकि यहाँ हम सिर्फ बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, उसी की बात करते हैं। और ये बैक्टीरिया जब डिकम्पोजिशन करेगा तो ये मुख्तलिफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। जैसे आपने पढ़ा नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल एटसेट्रा। तो यहां देखो हमने लिखा है कि कार्बन आर एबल टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, कि ऑर्गेनिक मैटर को ये डिकम्पोज करके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देगा। और सिंपलर सब्सटेंसेस जो होंगी उनको प्लांट यूज करेंगे और उससे दोबारा फूड बनेगी। तो यानी एक साइकिल चलता रहेगा। तो बैक्टीरिया आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिफरेंट साइकिल्स, फॉर एग्जांपल इन द नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल एंड कार्बन साइकिल। साइकिल का क्या मतलब होता है कि जो डिकम्पोजिशन होती है उसका एक साइकिल चलता है। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ, कि बैक्टीरिया की कोई इंपॉर्टेंस है, इक्तिसादी अहमियत है? हाँ है। किसमें? इट इज यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। बैक्टीरिया कहाँ यूज होते हैं? बहुत से इंडस्ट्रीज में, जैसे ये बेकरीज वगैरह हैं, इसमें भी यूज होते हैं। और ये इंसुलिन की प्रोडक्शन जो होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वहां भी बैक्टीरिया यूज होते हैं। इंक्लूडिंग फूड, खुराक तैयार करने में, और ड्रग में, यानी फूड इंडस्ट्री में, दो बहुत सी दूसरी इंडस्ट्रीज में, और ड्रग इंडस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया यूज होते हैं। तो आप नाम याद कर लोगे कि बैक्टीरिया यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। और बैक्टीरिया इंपॉर्टेंस का मतलब होता है उसके यूजफुल वे और हार्मफुल वे, यानी क्या फायदे है क्या नुकसान है। अब बैक्टीरिया सत्यानाश कर देता है खुराक का, वेजिटेबल्स का। नंबर 2, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड वेजिटेबल, यानी ये खुराक को, स्पॉइल का मतलब होता है खराब कर देना, खाने के काबिल ना छोड़ना। स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड वेजिटेबल। ठीक है। प्लांट पैथोजेंस, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। डिस्ट्रॉय एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, वुड का सत्यानाश कर देते हैं। अब आप देखो, जो जब वुड तबाह हो जाएगी तो वो किस काम आएगी? टिम्बर मार्केट में लकड़ी नहीं जाएगी तो टिम्बर खत्म हो जाएगी। उसके अलावा ये जो प्लांट्स के मुख्तलिफ प्लांट से फ्रूट हासिल होते हैं उसका सत्यानाश करती है। ठीक है। इसके बाद मेडिसिनल इंपॉर्टेंट, मेडिकल इंपॉर्टेंस भी इसकी कोई है या नहीं है? बैक्टीरिया विच इज आल्सो इंपॉर्टेंट मेडिकली। अप्रॉक्सीमेटली 200 स्पीशीज काज डिजीजेस इन मैन। ये बैक्टीरिया इंसानों में, जानवरों में, पौधों में बीमारियां फैलाते हैं। और वेजिटेबल का, फूड का, वुड का सत्यानाश कर देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली, ये पॉइंट आप याद करोगे कि तकरीबन 200 स्पीशीज बैक्टीरिया की ऐसी हैं जो इंसानों में बीमारियां फैलाती हैं। मैनी बैक्टीरिया इनहेबिट का मतलब होता है रहना, लिव इन द बॉडी ऑफ द मैन एंड अदर एनिमल्स। तो बहुत से बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? इन द बॉडी ऑफ मैन, एनिमल एंड प्लांट, एंड काज नंबर ऑफ डिजीजेस इन देम, और उनमें बहुत सी बीमारियां भी फैलाते हैं। जैसे
देखो इंसान में टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है, कॉलरा बैक्टीरिया की वजह से होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है, नंबर ऑफ डिजीजेस इन द मैन। कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरिया, अगर बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हो जाए तो इसको बैक्टीरिया को कंट्रोल कैसे किया जाए। टू कंट्रोल द बैक्टीरिया देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स, नंबर ऑफ टेक्निक्स, बहुत से मेथड हैं जिनकी मदद से हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। कहाँ? कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरिया इज एसेंशियल इन होम, इंडस्ट्री एंड इन मेडिकल फील्ड। अब मेथड, इनके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, जैसे मैंने लिखा कि टू कंट्रोल द बैक्टीरिया देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स सच एज फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड है, ठीक है। उसके बाद ये है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट या एंटीबायोटिक्स, ये मुख्तलिफ टेक्निक्स है। अब हम आते हैं नंबर 1 की तरफ, फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड का मतलब होता है कि केमिकल को यूज किए बगैर, जैसे हीट है, ठीक है, टेम्परेचर है, मॉइस्ट हीट है, ड्राई हीट है, इन तमाम मेथड को अगर हम यूज करेंगे बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, तो हम इसको कहेंगे फिजिकल मेथड। तो यहां कुछ मेथड लिखे, फॉर एग्जांपल स्टीम, ड्राई हीट, गैस, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन which is used to kill the bacteria or inhibit the growth of the microorganism. हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ मेथड सच एज स्टीम, ड्राई हीट, गैस, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन which is used to control the growth of the bacteria is called physical method. जैसे इनमें मैंने लिखा ये स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? यूज फिजिकल मेथड टू कंट्रोल बैक्टीरिया, यानी इनमें कोई भी मेथड ये जो ऊपर लिखे हैं यूज किए जाए बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन से होता क्या है? लाइफ फॉर्म, यानी बैक्टीरिया को की हम डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, बैक्टीरिया को तबाह कर देते हैं। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ हीट, विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर, विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट हीट एटसेट्रा। अब इनमें से एक एक की वजाहत करते हैं। देखो मॉइस्ट हीट, मॉइस्ट हीट क्या करेगी? मॉइस्ट हीट काजेस कोगुलेशन ऑफ द प्रोटीन। बैक्टीरिया में मोस्टली चूंकि प्रोटीन होती है, प्रोटीन इकट्ठी हो जाती है, कोगुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया को जब कोगुलेट कर देगा कौन? मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट बैक्टीरिया कोगुलेशन कर देगी तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी और बैक्टीरिया वो काम करने के काबिल नहीं रहेगा, वो डिजीज काज नहीं कर सकेगा। इसी तरह ड्राई हीट क्या करेगी? causes oxidation of the chemical compound, केमिकल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन कर देगी, ठीक है, तोड़ फोड़ उसकी कर देगी। इसके बाद इसमें एक और भी लिख सकते हैं हाई टेम्परेचर। मोस्टली बैक्टीरिया आर किल्ड बाय द हाई टेम्परेचर, ज्यादातर बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर से किल हो जाते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन below 30 nanometer are effective to kill the bacteria. ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ कितनी होगी? 30 नैनोमीटर से कम, वो मुअस्सर है या इफेक्टिव है टू किल द बैक्टीरिया। गामा रेज आर आल्सो यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, यानी गामा रेज विच इज आल्सो यूज्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब और बैक्टीरिया। ये सारे मेथड कौन से? स्टेरिलाइजेशन के मेथड्स हैं, ये तरीकाकार है। आगे मेम्ब्रेन फिल्टर, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं कि अगर हम उसको गर्म करें, ठीक है, या उनको मॉइस्ट हीट दें या उसको ड्राई हीट दें या टेम्परेचर बढ़ा दें, तो वो इफेक्टिव नहीं रहते, वो खराब हो जाते हैं। तो फिर ऐसे कंपाउंड को क्या करना चाहिए? उनको फिल्टर पेपर से गुजार लेना चाहिए। बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, तो इस तरीके से वो बैक्टीरिया से पाक हो जाएंगे। मेम्ब्रेन फिल्टर हीट सेंसिटिव कंपाउंड लाइक, कौन से कंपाउंड है? एंटीबायोटिक्स, सीराज, उसके बाद हार्मोन्स कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय दिस मेथड, यानी हार्मोन को, एंटीबायोटिक्स को और सीरा को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से यानी फिल्टर से गुजार लेंगे, जिसके बाद बैक्टीरिया आपको पता है कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, तो इनकी फिल्ट्रेशन हो जाएगी। ये भी एक स्टेरिलाइजेशन का मेथड है। अब स्टेरिलाइजेशन के मेथड की मैं बात करूं कौन कौन से होगा? हाई टेम्परेचर, वो भी आप इसमें ऐड कर लो, चलो मैं नीचे लिख देता हूं। मॉइस्ट हीट, इसके बाद ड्राई हीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, गामा रेज और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन,
और उसके अलावा हाई टेम्परेचर, ये भी हो सकता है, हाई टेम्परेचर विच इज वेरी इफेक्टिव। इसके बाद हम लिखते हैं नंबर 2 केमिकल कंट्रोल, यानी डिफरेंट केमिकल्स विच आर यूज्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। यहां भी आप 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखेंगे। कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो लिविंग थिंग के लिए यूज होते हैं, जैसे देखो ना सिपरेट यूज होता है इंजेक्शन लगाने से पहले, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे जिस्म के ऊपर मौजूद है तो वो साइडों में हो जाए। तो जो सिपरेट है वो बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता, वो उसको इनहिबिट कर देता है, यानी साइड पे कर देता है, उसको हम कहते हैं एंटीसेप्टिक्स। चले केमिकल मेथड में 3 यहाँ तरीके लिखे। नंबर 1 एंटीसेप्टिक्स, नंबर 2 डिसइंफेक्टेंट, नंबर 3 कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। ठीक है, अब एंटीसेप्टिक्स क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस यूज्ड ऑन द लिविंग थिंग और लिविंग टिश्यूज दैट इनहिबिट ग्रोथ। ये यहां पॉइंट याद रखना कि जो एंटीसेप्टिक है ये बैक्टीरिया को किल नहीं करते। एंटीसेप्टिक विल नॉट किल द बैक्टीरिया, विल नॉट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। ये क्या करेंगे? 2 पॉइंट इसमें याद रखना, एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये एक केमिकल है जो लिविंग टिश्यूज के ऊपर यूज होता है। किस लिए? टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि उस जगह से बैक्टीरिया साइड पे हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर डॉक्टर को इंजेक्शन लगाता है तो पहले उस जगह पे सिपरेट लगाते हैं। सिपरेट क्या करेगा कि वो जो बैक्टीरिया उस एरिया में होंगे वो इनहिबिट हो जाएंगे, वो उसी जगह नहीं रहेंगे। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्या करेगा? इनहिबिट द बैक्टीरिया। ठीक है, और ये एंटीसेप्टिक विच इज यूज्ड ऑन द लिविंग टिश्यूज पर इस्तेमाल होगा। आप इसकी मिसाल देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल सिपरेट। इसी तरह टिंक्चर भी यूज होता है, टिंक्चर विच इज आल्सो यूज्ड। डिसइंफेक्टेंट, ये दूसरी बात आ गई। इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव सेल्स एंड द इंपॉर्टेंट केमिकल एजेंट। देखो यहां एक मैंने पॉइंट लिखा जिसको आपने बहुत अच्छी तरह याद करना है कि डिसइंफेक्टेंट यूज्ड ऑन द नॉन लिविंग मटेरियल। वुड के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है कि दिस मटेरियल विच इज यूज्ड ऑन द नॉन लिविंग मटेरियल, it is not used on the living tissues because it is harmful for the living tissues। कि हम डिसइंफेक्टेंट को कभी भी लिविंग थिंग पे यूज नहीं करेंगे। अगर लिविंग थिंग के यूज करेंगे तो ये लिविंग थिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए हम इसको नॉन लिविंग मटेरियल पर यूज करेंगे। इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेटिव सेल, द इंपॉर्टेंट केमिकल एजेंट यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनकी एग्जाम्पल क्या है? हैलोजन, ये क्लोरीन हो सकती है, फिनोल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट, उसके बाद अल्कोहल एंड फॉर्मल्डिहाइड। देखो आप याद कर लोगे एग्जाम्पल ऑफ द डिसइंफेक्टेंट। एक तो ये पॉइंट याद रखोगे, ये की पॉइंट है कि इट इज यूज्ड ऑन द नॉन लिविंग मटेरियल, इट इज यूज्ड फॉर द लिविंग मटेरियल। और इसको हम क्या कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हैलोजन्स, फिनोल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटाशियम परमैंगनेट, अल्कोहल एंड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ओके। अब आ गए कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट एंड एंटीबायोटिक्स। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट एंड एंटीबायोटिक्स। तो बच्चों आप एंटीबायोटिक्स तो जानते हैं, द ड्रग विच इज यूज्ड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए, ग्रोथ को रोकने के काम आती है, उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। दे वर्क विद द नेचुरल डिफेंस, ये हमारे कुदरती डिफेंस सिस्टम के साथ काम करती हैं, एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट एंड एंटीबायोटिक्स विच इज आल्सो यूज्ड इन द लिविंग थिंग्स, ये लिविंग थिंग में यूज होगा। ठीक है, आगे दीज आर सल्फोनामाइड, ये आप याद कर लोगे। दीज आर द सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, टेरामाइसिन, यूरोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक्स है।
बच्चों डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, वो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स देता है। वो एंटीबायोटिक्स क्यों देता है, आप हमेशा के लिए याद रख लो, एंटीबायोटिक्स इज अ ड्रग विच इज यूज्ड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि ये ऐसी दवाई होती है जो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। वैसे अगर वायरस को खत्म करने के लिए हो तो हम कहेंगे एंटीवायरल ड्रग, अगर वो फंजाई को खत्म करने के लिए होगी तो हम कहेंगे एंटी फंगल ड्रग। ठीक है, हमारे डॉक्टर क्योंकि लोधरा के मोस्ट कॉम्पिटेंट डॉक्टर होते हैं, किसी को कोई बीमारी हो वो एंटीबायोटिक्स जरूर देते हैं। और उसमें हमारा भी प्रॉब्लम होता है कि हमें अगर डॉक्टर को टेस्ट लिख के देता है कि ये टेस्ट करवाओ, उसके मुताबिक दवाई देंगे, हम कहेंगे फजूल तरीन डॉक्टर है। तो क्योंकि टेस्ट का कहता है, टेस्ट बेहतर होता है ताकि बीमारी का पता चले कौन सी बीमारी है, उसके बाद उसके खिलाफ मेडिसिन यूज करनी चाहिए। तो यहाँ लोधरा में ऐसे डॉक्टर भी बैठे हैं माशाल्लाह, जो क्या करते हैं कि अगर आपको बुखार है तो वो मलेरिया की, टाइफाइड की और उसके बाद नमूनिया की एक ही दफ़ा टैबलेट साथ दे देंगे कि जो भी है उससे आराम आ जाएगा, उससे प्रॉब्लम होता है। और अगर कोई दवाई ऐसी यूज़ की जाए जो खाते ही बंदा ठीक हो जाए, तो इसका मतलब उस डॉक्टर ने आपको हाई डोज मेडिसिन दी है। दवाई ऐसी होनी चाहिए स्टेप वाइज जो डिजीज़ है वो ख़त्म हो। ठीक है, तो मैं तो बच्चों ये बात कर रहा था कि कीमोथेरेपेटिक एजेंट या एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी होती है, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, एरोमाइसिन, न्यूरोमाइसिन, ठीक है, और स्टेप्टोमाइसिन एटसेट्रा। ये पहले बता दिया, डिस्ट्रॉय इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लिविंग टिश्यूज। तो ये 3 पॉइंट एंट्री टेस्ट में और एफएससी में जरूर आते हैं, इनको एक दफा और आप देख लें कि एंटीसेप्टिक विच इज यूज्ड ऑन द लिविंग टिश्यूज, डिसइंफेक्टेंट इट इज यूज्ड ऑन द लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, इट विल नेवर यूज ऑन द लिविंग टिश्यूज। ठीक है, यानी एंटीसेप्टिक और कीमोथेरेप्यूटिकल एजेंट और एंटीबायोटिक्स ये लिविंग थिंग में यूज होते हैं, जबकि डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग में यूज होते हैं। ठीक है, आगे आखिरी ये पॉइंट पढ़ने लगे, मोड ऑफ एक्शन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल एजेंट। ठीक है, इनमें भी हमने ये 3 पॉइंट बना लिए। नंबर 1 माइक्रोबाइसीडल इफेक्ट। किसका इफेक्ट है, ये बैक्टीरिया का। ये क्या करते हैं, किल द माइक्रोब, किल द माइक्रोब इमीडिएटली। यानी माइक्रोबाइसीडल इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि ये बैक्टीरिया को फौरन किल कर देते हैं, दे किल द बैक्टीरिया इमीडिएटली। आगे है माइक्रोबाइस्टेटिक एजेंट। माइक्रो का मतलब होता है माइक्रोब्स। अच्छा, सिटेटिक का मतलब होता है रोक देना, यानी ग्रोथ को रोक देना। इनहिबिट द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सेल, यानी सेल्स की जो रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है, अपनी तादाद बढ़ाने की कैपेसिटी है, उसको रोक देंगे। जब बैक्टीरिया अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकेगा, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेगा, तो इसका मतलब वो खत्म हो गए, तो आने वाले कैसे होंगे, आने वाले तो होंगे नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्शन रुक गई है। आगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल एजेंट ऑफ कंट्रोल वेरी, यानी मुख्तलिफ तरीके हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के। वो कुछ तरीके तो पहले ही मैंने बता दिए हैं, जिनमें डैमेज कैन मैल फंक्शनिंग, यानी कुछ ऐसे मेथड हैं जो बैक्टीरिया की सेल वाल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, कुछ ऐसे तरीके जो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देंगे, कुछ जो साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम बनते हैं उनको डैमेज कर देंगे। देखो, अगर बैक्टीरिया की सेल वाल नहीं होगी, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा। सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा। अगर बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम डिस्ट्रॉय होगा, काम नहीं होगा। अगर बैक्टीरिया के सेल के अंदर यानी न्यूक्लिक एसिड डैमेज हो जाएगा तो काम नहीं होगा। यानी कुछ ऐसे एजेंट है दैट विल डिस्ट्रॉय द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एंजाइम विच इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लिक एसिड। यह आखिरी लाइन मैंने यही लिखी है। डियर स्टूडेंट्स, आप अपना ख्याल रखिएगा, और इस साल इंशाल्लाह आप लोगों ने एग्ज़ाम देना है, और हमारी अलीजियम की तमाम एफर्ट जस्ट फॉर यू कि आप किसी न किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कर जाएं और आप डॉक्टर बन जाएं। तो मैं मुखातिब हूँ अपने फ्यूचर डॉक्टर से, हम लोधरा को बड़े बड़े शहरों के बराबर ले जाएंगे इंशाल्लाह विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह। थैंक यू, वी विल सी यू अगेन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट डे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।